दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं थियरी ऑफ डिमांड। हमारे सिलेबस में जो सेकंड चैप्टर है उसका सबसे फर्स्ट यूनिट है हमारे पास थियरी ऑफ डिमांड। अब समझिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स बेसिकली बिजनेस डिसीजन मेकिंग में काम आने वाली चीज़ है। अब आप समझो यार, एक बिजनेस में हमें नया इन्वेस्टमेंट करना है, नई मशीन्स खरीदनी है, खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए, एक डिसीजन आपके सामने होगा। हम जो एग्जिस्टिंग में प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट में कुछ ऑल्टरेशन करके नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये भी एक डिसीजन आपके सामने होगा। या फिर हमें मार्केटिंग का जो हमारा स्केल है, जो एडवर्टीजमेंट का स्केल है, या जो मार्केटिंग के हमने पर्सनल अपॉइंट्स कर रखे हैं वो उतने ही रखने चाहिए कि उनको और बढ़ाना चाहिए, ये भी हमारे सामने एक डिसीजन होगा। यानी बिजनेस में हमारे सामने बहुत सारे डिसीजंस होते हैं, एक्सपेंशन को लेकर, एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटजी को लेकर, प्रोडक्ट में चेंजेस को लेकर, नए प्रोडक्ट को लॉन्च को लेकर। ये सारे डिसीजंस अल्टीमेटली एक चीज़ पे जाकर रुक जाते हैं, एक पॉइंट पे जाकर ये सारे डिसीजन रुक जाते हैं, या ये सारे डिसीजंस एक पॉइंट पर डिपेंड करते हैं। वो एक पॉइंट है डिमांड। यानी क्या हमें एक्सपेंशन करना नहीं करना चाहिए, मार्केट में डिमांड है क्या, अगर है तो कर लो। क्या हमें नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए, क्या उससे डिमांड बढ़ेगी, हाँ तो कर लो। क्या हमें प्रोडक्ट में ऑल्टरेशन करना चाहिए, क्या उस ऑल्टर्ड प्रोडक्ट की डिमांड आएगी, अगर हाँ तो कर लो। यानी ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली डिमांड पर डिपेंड करती है। आप समझिए, बिजनेस का लाइफलाइन ही डिमांड है। अगर प्रोडक्ट का डिमांड है तो आपको अच्छा सेल मिलेगा, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, आप अच्छा कमा पाओगे, और कमा पाओगे तो आप बिजनेस करोगे, अदरवाइज कैसे करोगे। यानी डिमांड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन द बिजनेस डिसीजन मेकिंग। और क्लियर कर लेना, हम डिमांड ऑब्जर्व करते हैं कंज्यूमर की कि कंज्यूमर कितना खरीदेगा, लेकिन ऑब्जर्व कर कौन रहा है, प्रोड्यूसर। बीइंग ए बिजनेसमैन हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा जो कस्टमर है, हमारा जो कंज्यूमर है, या तो एग्जिस्टिंग या जो पोटेंशियल, वो कैसे खरीदेगा, क्या खरीदेगा, कितना खरीदेगा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उस पर्सन के लिए डिमांड को इम्पैक्ट कर सकते हैं। हम उन सारी बातों को डिस्कस करते हैं। हाँ, यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूँ, whenever we are observing demand, we are observing the demand for a single commodity। हम एक गुड्स की डिमांड देखते हैं कि हम अगर मान लो मोबाइल में बिजनेस कर रहे हैं, हमारा एक बिजनेस मोबाइल का है, तो हम ये देखेंगे कि मोबाइल की डिमांड अभी कितनी है, फ्यूचर में क्या हो सकती है, इनकम चेंज होगी तो क्या इंपैक्ट होगा, प्राइस चेंज होगी तो क्या इंपैक्ट होगा, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो क्या इंपैक्ट होगा। हम अलग अलग तरीके से उस प्रोडक्ट की, एक प्रोडक्ट की डिमांड को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं जिस प्रोडक्ट का हम बिजनेस कर रहे हैं या करने वाले हैं ना। सबसे पहले डिमांड शब्द का मतलब समझ लेते हैं। जनरली डिमांड का मतलब क्या होता है? जनरली डिमांड का मतलब होता है कि जो हमें चाहिए। भाई बेसिकली आप और हम जब रूटीन में एक डिमांड वर्ड यूज़ करते हैं तो वहाँ डिमांड वर्ड का मतलब हम ये मानते हैं कि व्हाट वी वांट, हमें क्या चाहिए। सपोज मेरी इच्छा हो रही है कि मैं एक नया आईफोन X परचेज कर लूँ, या और भी कोई नया मॉडल आ गया तो वो परचेज कर लूँ। तो ये क्या है? दिस इज़ व्हाट, टेक्निकली दिस इज डिज़ायर, नॉट डिमांड। हम डिमांड किसको बोल देते हैं? जैसे घर पे पापा मेरी डिमांड है कि मेरे को ना एक बाइक चाहिए, मेरी डिमांड है मेरे को ये चीज़ चाहिए। वो डिमांड नहीं है, वो आपकी डिज़ायर है। इकोनॉमिक्स कहता है कि डिज़ायर और डिमांड में बहुत डिफरेंस है। जो आपको चाहिए वो आपका डिज़ायर है, जो आपको चाहिए वो आपका डिज़ायर है, और जिसे आप एक्चुअली खरीद रहे हो वो आपका डिमांड है। आप एक बिजनेसमैन के व्यू पॉइंट से समझो, बिजनेसमैन का डिसीजन कंज्यूमर के डिज़ायर पे होना चाहिए कि डिमांड पे होना चाहिए। अब समझिए, मैंने एक शहर में एक नया रेस्टोरेंट खोलने की सोची, थोड़ा अजीब सा कुछ नया पैटर्न ऑफ रेस्टोरेंट, व्हाटएवर। कोई एक नई थीम लेके आया, जैसे मान लो पेड़ों के ऊपर हमने मचान बनाए, मचान के ऊपर हम सर्व करेंगे, लोग बाग वॉकी टॉकी से ऑर्डर करेंगे, ऐसा कुछ। ट्री हाउस बनते हैं ना पेड़ों के ऊपर, उस पर रेस्टोरेंट है, आप वहाँ पर बैठ के खाना खाएंगे, वॉकी टॉकी से ऑर्डर करोगे, फूड आएगा, ऐसा कुछ हम प्लान कर रहे हैं। और मैंने जितने स्टूडेंट्स थे मेरे सबसे पूछा कि यार देखो आपके शहर में वी आर गोइंग टू लॉन्च सच काइंड ऑफ रेस्टोरेंट, क्या इंटरेस्टेड हो आप, एक्साइटेड हो? उन्होंने कहा यस सर, वी आर वेरी एक्साइटेड, मज़ा आ जाएगा सर, गर्लफ्रेंड को लेके या बॉयफ्रेंड को लेके जाएंगे सर, या फैमिली के साथ जाएंगे, मतलब जैसा भी हो सर, एक अलग एक्सपीरियंस होगा, अलग मज़ा आएगा। यानी अगर मैंने पूछा तो 100 में से 90 स्टूडेंट्स राजी थे, उनकी इच्छा थी हम जाएंगे। मैंने सेकेंड क्वेश्चन उनसे पूछा कि भैया आपकी पॉकेट मनी क्या है, क्योंकि हम जब पेड़ के ऊपर ट्री हाउस बना के आपको खाना खिलाएंगे, वॉकी टॉकी से ऑर्डर आएगा, ऑब्वियसली कॉस्टली होगा, काफ़ी कॉस्टली होगा, पर पर्सन 3-4 हज़ार रुपये आपको स्पेंड करने पड़ेंगे वहाँ पे खाने पीने के लिए। जैसे मैंने कहा कि आपकी पॉकेट मनी क्या, किसी ने कहा सर महीने की 2000, किसी ने कहा 1500, किसी ने कहा 1000, किसी ने कहा 5000, किसी ने कहा 10,000। तो मैंने कहा देखो ये प्राइस रेंज आने वाला, बताओ कितने जने अफोर्ड कर सकते हैं। तो बहुत सारे जनों के हाथ नीचे हो गए।
यानी बीइंग ए बिजनेसमैन, जो 90 बंदे एक्साइटेड थे, मैं उसके ऊपर डिसीजन थोड़ी ले सकता हूं। मेरा डिसीजन किस पे होना चाहिए? जिनकी डिजायर थी, जिनकी इफेक्टिवली डिमांड होने वाली है, जो इफेक्टिवली खरीदने वाले हैं, उस पर मुझे डिसीजन लेना चाहिए। यानी डिमांड के 5 कंपोनेंट होते हैं, हम एक एक करके कंपोनेंट समझते हैं तो उससे हमको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। डिमांड का सबसे पहला कंपोनेंट है डिजायर। यानी डिमांड कब होगी? जब सबसे पहले यहां दिल में कुछ होगा, यानी जब हमारी डिजायर होगी टू बाय दैट थिंग, उसको खरीदने की, किसी चीज को खरीदने की हमारी इच्छा होगी सबसे पहले, तभी तो बाद में डिमांड कन्वर्ट हो सकती है। हाँ, हर डिजायर डिमांड होगी, हम ऐसा नहीं कह रहे। हमने कहा ना कि 5 अलग अलग एलिमेंट्स पढ़ेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहला एलिमेंट क्या है? डिजायर, इच्छा। दूसरा क्या है? रिसोर्सेस। सिर्फ इच्छा होने से क्या होता है? भाई आपकी इच्छा कल हो सकती है कि आलिया भट्ट के साथ हम डेट पे जाएं, या रणबीर कपूर के साथ हमको डिनर करना है। अब डिज़ायर तो कुछ भी हो सकती है यार उतनी औकात भी तो होनी चाहिए। मतलब डिज़ायर होगी, मुझे एक मर्सिडीज़ खरीदनी है, मुझे BMW खरीदनी है, मुझे रोल्स रॉयस खरीदनी है, कुछ भी डिज़ायर हो सकती है, पर उसके लिए क्या होना चाहिए? रिसोर्सेस। तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या बोला? डिमांड के लिए क्या होना चाहिए? इच्छा। दूसरा, उस इच्छा को पूरा करने के लिए पैसा। उस इच्छा को पूरा करने के लिए पैसा। तीसरा पॉइंट, रेडीनेस टू स्पेंड। अब समझो, सिर्फ पैसा होना काफी नहीं है। सपोज करो मेरी इच्छा है कि मैं एक आईफोन खरीद लूं, नया वाला मॉडल। सपोज 1 लाख रुपए का आ रहा है। सपोज 1 लाख रुपए का एक आईफोन खरीदने की मेरी इच्छा है, और मेरे बैंक अकाउंट में मान लो अभी 1,20,000 रुपए हैं। मेरे बैंक अकाउंट में मान लो अभी 1,20,000 रुपए हैं, ठीक है। लेकिन मैं इच्छा और रिसोर्सेस होने के बावजूद भी अपने पैसे उस आईफोन पे खर्च करूं, ये जरूरी नहीं है। अपने पैसे उस आईफोन पे खर्च करूं, ये जरूरी नहीं है। आप लॉजिकली समझना इस बात को, एकदम ध्यान से लॉजिकली समझना इस बात को कि मेरे दूसरे भी बहुत सारे और काम होंगे। कुछ नेसेसरीज होगी जो फुलफिल करना कंपलसरी है, कुछ और डिजायर्स भी हो सकती है, और उन और डिजायर्स की या वो और जो नेसेसरीज है उनकी अर्जेंसी ज़्यादा हो सकती है, वो ज़्यादा अर्जेंट हो सकती है, ज़्यादा प्रायोरिटी वाली चीज़ें हो सकती है। जैसे मुझे मान लो अपने बच्चे की स्कूल की फीस जमा करानी है, वो ज़्यादा प्रायोरिटी पे है। मान लो फैमिली में कोई थोड़ा बीमार हो रहा है, मुझे लग रहा है कि यार थोड़ा बीमार है, थोड़ा कंटिजेंट पैसा अपने पास रखते हैं, शायद अगर कोई बीमारी बढ़ गई, बाहर कहीं ट्रीटमेंट करवाना पड़ा, तो वो ज़्यादा प्रायोरिटी पे है। यानी डिज़ायर है, पैसा है, लेकिन मैं पैसा खर्च करने को तैयार नहीं हूँ। खर्च करने को तैयार क्यों नहीं हूँ? माइट भी पॉसिबल मेरी दूसरी और ज़्यादा प्रायोरिटीज़ है, या फिर मैं कंजूस हूँ, दोनों में से एक बात। तो मैं पैसा खर्च करने को तैयार नहीं हूँ, तो इफेक्टिवली मैं डिमांड क्रिएट करूँगा क्या? नहीं। बिजनेसमैन के लिए मेरी डिजायर और रिसोर्सेज दोनों भी कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि मैं एक्चुअली जब पैसा खर्च ही नहीं करूंगा तो उसका प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं ना। उसे तो उस बात से मतलब है कि मेरा कितना प्रोडक्ट बिक जाएगा। वो तो डिमांड ये देखना चाह रहा है कि कंज्यूमर एक्चुअली कितना खरीदने आएगा। तो एक्चुअली खरीदने कब आएगा? जब डिजायर होगी, पैसा होगा और रेडीनेस टू स्पेंड होगी। चौथा पॉइंट, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। मैं एक शोरूम खोल रहा था, मैंने कुछ लोगों से पूछा, मैंने कहा सर ये प्रोडक्ट मैं यहाँ बेचूंगा, आपको कैसे लग रहे हैं? उन्होंने कहा अच्छा। मैंने कहा वुड यू लाइक टू बाय? उन्होंने कहा हाँ सर हम खरीदेंगे ना, हम आएंगे हम खरीदेंगे। मैंने कहा पक्का खरीदोगे? मम्मी की कसम। उन्होंने कहा हाँ हाँ मम्मी की कसम हम खरीदेंगे। ठीक है साहब, मैं तो खुश हो गया। बहुत सारे लोगों ने कहा खरीदेंगे, लेकिन वो खरीदने के लिए साल में एक बार आए, 5 साल में एक बार आए सपोज, तो मेरी डिमांड बहुत कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी भी तो मैटर करती है। कंज्यूमर आएगा, खरीदेगा, पर कितनी फ्रीक्वेंसी में खरीदेगा? बिजनेस डिसीजन में ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड। यानी जब मैं किसी कंज्यूमर को पूछता हूं कि ये प्रोडक्ट है, आपके पास रिसोर्सेज हो और आप एक्चुअली खरीदना चाहते हो, तो बताओ कितने यूनिट्स आप खरीदोगे? उसने कहा 10 यूनिट। ना ये जो 10 यूनिट है, ये मेरे लिए बिजनेस डिसीजन के लिए एक प्रॉपर इनपुट नहीं है। मेरे पास ये इनपुट होना चाहिए कि 10 यूनिट्स इन ए मंथ खरीदेगा, कि 10 यूनिट्स इन ए डे खरीदेगा, 10 यूनिट्स इन ए वीक खरीदेगा, 10 यूनिट्स इन ए ईयर खरीदेगा, कितने ड्यूरेशन में 10 यूनिट्स खरीदेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेस क्या होगी? तभी तो मैं इफेक्टिवली अपने बिजनेस का डिसीजन ले पाऊंगा कि मुझे यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे एक्सपेंशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यानी टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अब समझे, डिमांड इज ए फ्लो कंसेप्ट। कोई भी कंज्यूमर गुड्स खरीदता है, खराब हो जाता है, वापस खरीदता है, खराब होता है, कंज्यूम होता है, खरीदता है, खराब होता है, कंज्यूम होता है, चलता रहेगा ये प्रोसेस। भाई खरीदेगा या तो खराब होगा या कंज्यूम हो जाएगा, वापस खरीदेगा। अब उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेस कितनी है, ये बहुत मैटर करेगा। यानी टाइम पीरियड देखना पड़ेगा कि भैया मैं 100 यूनिट खरीद लूंगा। मैं आप फ्रूट्स की दुकान खोल रहे हो ना, मैं 10 किलो एप्पल खरीदूंगा। कितने ड्यूरेशन में?
भैया 5 साल मिला के 10 किलो एप्पल खरीद लूँगा तो मेरी एप्पल की दुकान चल गई साहब। अगर एक कंज्यूमर 5 साल में सिर्फ 10 किलो एप्पल खरीदेगा तो मेरी फ्रूट्स की दुकान तो निपट जानी है। यानी टाइम पीरियड बहुत मैटर करता है। अभी मैंने एक वर्ड यूज़ किया कि इट इज़ फ्लो कंसेप्ट। ये 12th में आपका पढ़ा हुआ है। फ्लो एंड स्टॉक जो होता है वो स्टैटिक होता है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम होता है, और फ्लो डायनामिक होता है, टाइम पीरियड के लिए होता है। आप सभी ने 12th में पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है तो 12th की वीडियोस मेरे यूट्यूब पर अवेलेबल है, वहाँ फ्लो और स्टॉक देख लीजिएगा। 12th में बहुत डिटेल में था तो मैं वापस फ्लो और स्टॉक का तो डिस्कस नहीं करूँगा। हमको पता है फ्लो मतलब टाइम पीरियड में जो एक्सप्रेस होता है, और स्टॉक मतलब जो एक के पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्सप्रेस होता है। यानी अभी आपकी जेब में कितने रुपए हैं, सपोज कर लो 500 रुपये हैं, तो 500 एक ही न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, लेकिन ये कौन सा वाला है, स्टॉक की एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपकी जेब में 500 रुपये। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज योर पॉकेट मनी, आप बोलो महीने के 2000, महीने के यानी टाइम पीरियड में 2000, तो ये क्या हो गया, स्टॉक कंसेप्ट हो गया। तो फ्लो ये स्टॉक कंसेप्ट हो गया आपका, जो पॉकेट मनी है वो फ्लो कंसेप्ट हो गया, वो महीने में ना टाइम पीरियड में है, तो टाइम डायमेंशन में जो होगा वो फ्लो हो जाएगा। तो डिमांड भी अपने आप में टाइम पीरियड में होती है, तो क्या होती है, फ्लो। अब देखो बीइंग ए बिजनेसमैन मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि अलग अलग प्राइस पे कितना कितना बिकेगा। आप समझो अभी प्राइस 10 रुपया गुड्स का, मैंने कंज्यूमर को पूछा कितना खरीदेगा, उसने कहा एक महीने का 100 यूनिट, एक महीने का 100 यूनिट, यानी इन टाइम पीरियड बता दिया उसने। 100 यूनिट खरीद लूंगा मतलब डिजायर भी है 100 यूनिट खरीदने की, रिसोर्सेज भी है और रेडीनेस टू स्पेंड भी है, तीनों चीजें हैं तभी तो वो खरीदेगा। खरीद लूंगा मतलब क्या, एक्चुअली उसके पास तीनों चीजें हैं तभी तो खरीदने की बात कर रहा है। एक महीने में खरीद लेगा यानी एक फ्लो कंसेप्ट हो गया, टाइम ड्यूरेशन आ गया इसमें। लेकिन मैंने कहा अगर मान लो 10 का प्राइस 11 हो गया तो, या 12 हो गया तो, बिजनेस में प्राइसेस तो अनसर्टेन है ना, आज 10 है तो हमेशा 10 थोड़ी रहेगी, कल 11, 12, 13, 14 भी हो सकती है, या 9, 8, 7, 6 भी हो सकती है। तो प्राइस बढ़ने पर कंज्यूमर कितना बढ़ेगा या प्राइस घटने पर कितना घटेगा, ये भी तो चीज हमको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, ये भी तो चीज हमको देखनी पड़ेगी। सिर्फ ये तो नहीं देख सकते ना कि अभी प्राइस पे कितना बिकेगा। तो हमारे पास 5वां एलिमेंट है वेरियस प्राइजेस। डिमांड एक प्राइस पर देखकर बिजनेस का डिसीजन नहीं लिया जा सकता, हमें बिजनेस डिसीजन लेने के लिए अलग अलग प्राइसेस पर देखना पड़ेगा। जैसे सपोज कर लो एप्पल का प्राइस अगर 100 रुपीज़ पर केजी है, तो एक कंज्यूमर उसका क्वांटिटी परचेज करना चाहता है, सपोज कर ले अपन 10 kg इन ए मंथ। अगर प्राइस 120 होता है तो 8 kg इन ए मंथ, 150 होता तो सपोज 6 kg इन ए मंथ। तो अलग अलग प्राइस पे जो अलग अलग क्वांटिटीज हमने ली, जो पूरा हमने टेबल बनाया, इस पूरे टेबल को यानी इस प्राइस पे इतना, इस प्राइस पे इतना, इस प्राइस पे इतना, जो पूरा टेबल इसको मिलाकर हम क्या कहते हैं, डिमांड। इसको हम क्या कहते हैं, डिमांड। ठीक है, एक बार डेफिनेशन पूरी देख लें। डिमांड इज द डिजायर फॉर ए कमोडिटी। डिमांड किसी कमोडिटी की वो डिजायर है विच इज सपोर्टेड बाय रिसोर्सेज एंड रेडीनेस टू स्पेंड। डिमांड इज अ डिजायर फॉर ए कमोडिटी सपोर्टेड बाय रिसोर्सेज एंड रेडीनेस टू स्पेंड इन ए गिवन टाइम पीरियड एट वेरियस प्राइसेस। ये टेबल वापस देख लें, 100, 120, 150 अलग अलग प्राइसेस पे जो अलग अलग क्वांटिटी, इन सबको मिलाकर इस पूरी प्रोबेबिलिटीज जो है ना, प्रोबेबिलिटी बोलूँ या पॉसिबिलिटीज बोलूँ कि इस प्राइस पे इतना खरीद लेगा, इस प्राइस पे इतना खरीद लेगा, जो सारी पॉसिबिलिटीज इन सबको मिलाकर हम क्या बोल रहे हैं, डिमांड। हाँ, किसी एक स्पेसिफिक प्राइस पर जो स्पेसिफिक क्वांटिटी कंज्यूमर खरीदना चाहेगा, यानी 100 रुपये का प्राइस है, कंज्यूमर कहता है मैं 10 किलो खरीद लूंगा, इस 10 kg को, सिर्फ इस 10 kg को हम स्पेसिफिकली कहेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। स्पेसिफिकली क्या कहेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड। या जैसे मैंने बोला 120 का प्राइस है तो कंज्यूमर कहता है मैं 8 किलो खरीद लूंगा, तो 8 किलो ये जो एक चीज है ये क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड। हाँ, 100 पे इतना खरीदेगा, 120 पे इतना खरीदेगा, 150 पे इतना खरीदेगा, जो पूरी टेबल है इसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड। और किसी स्पेसिफिक प्राइस पे जो स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है उसको अपन बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड हो चाहे क्वांटिटी डिमांडेड हो, दोनों ही फ्लो कंसेप्ट है, क्योंकि 10 किलो की अगर हम बात करें तो ये भी एक महीने में है, 10, 8, 6 सारी प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो वो भी एक महीने में, यानी एक टाइम पीरियड में, यानी वो क्या होगा, फ्लो कंसेप्ट। ये था हमारा इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग डिमांड। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड। चलिए, हम लोगों ने डिमांड की डेफिनेशन देख ली। भाई डिमांड किसी कमोडिटी की वो डिजायर है जिसको पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज हैं प्लस रेडीनेस टू स्पेंड है। हम एक टाइम पीरियड में बात करते हैं और अलग अलग प्राइसेस की प्रोबेबिलिटी पर बात करते हैं। टाइम पीरियड में बात करते हैं मतलब ये फ्लो कंसेप्ट है, और किसी के स्पेसिफिक प्राइस पर जो स्पेसिफिक क्वांटिटी कंज्यूमर खरीदना चाहता है उसे हम कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड भी फ्लो कंसेप्ट होता है, क्वांटिटी डिमांडेड भी फ्लो कंसेप्ट होता है, दोनों ही एक टाइम पीरियड में बात करते हैं। नाउ उसके बाद हम बात करते हैं अभी टाइप्स ऑफ डिमांड की। देखो, डिमांड दो तरीके का है, एक तो इंडिविजुअल डिमांड और एक मार्केट डिमांड। समझें, जैसे ये एप्पल है, खाने वाला एप्पल है, इस एप्पल की अगर हम डिमांड देखिए,
और किसी एक कंज्यूमर की, जैसे मान लो चुन्नू भैया की बात करें कि चुन्नू भैया किस किस प्राइस पर कितना कितना एप्पल खरीद रहे हैं। सपोज कर लो 100 रुपये की प्राइस पर ये महीने का 10 किलो खरीदना चाहते हैं इन ए मंथ। 120 की प्राइस पर 8 किलो, 150 की प्राइस पर 6 किलो खरीदना चाहते हैं इन ए मंथ, चुन्नू भैया अपने लिए। इससे अपन कहेंगे इंडिविजुअल डिमांड। इसे अपन क्या कहेंगे? इंडिविजुअल डिमांड। यानी जब हम डिमांड की बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ये वैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है ना, तो हम ऑब्वियसली किसी एक कमोडिटी की बात करते हैं क्योंकि हमको बिजनेस डिसीजन लेना है। बिजनेस डिसीजन हम जिस एक कमोडिटी का बात कर रहे हैं या जिस एक कमोडिटी का हम बिजनेस कर रहे हैं उसी का डिसीजन के लिए हम बात करेंगे, उसी के डिसीजन के रिगार्डिंग हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे मार्केट में डिमांड को। यानी हम एक कमोडिटी की बात कर रहे हैं और फॉर अ सिंगल कंज्यूमर, किसी एक कंज्यूमर के लिए बात कर रहे हैं, तो इसको अपन क्या कहेंगे? इंडिविजुअल डिमांड। हाँ, यही अगर हम बात करते हैं कि मार्केट में जितने भी कंज्यूमर हैं, चुन्नू मुन्नू टुन्नू पुन्नू नन्नू, कितने मतलब जितने भी कंज्यूमर हैं सभी का, उस मार्केट में जितने भी कंज्यूमर हैं सभी का अगर हम सबमिशन कर दें, टोटल कर दें, तो उसे अपन क्या कहेंगे? मार्केट डिमांड। यानी टाइप्स ऑफ डिमांड दो हो गए, एक तो इंडिविजुअल डिमांड और एक मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड में क्या लिखेंगे? डिमांड फॉर ए सिंगल कमोडिटी बाय ए सिंगल कंज्यूमर। डिमांड फॉर ए सिंगल कमोडिटी बाय ए सिंगल कंज्यूमर। किसी एक कमोडिटी के लिए एक कंज्यूमर की जो डिमांड है उसे अपन क्या कहेंगे? इंडिविजुअल डिमांड। सेकंड हमको दिख रहा है मार्केट डिमांड, उसमें क्या बोलेंगे? डिमांड फॉर ए सिंगल कमोडिटी बाय ऑल द कंज्यूमर्स। एक कमोडिटी लेकिन ऑल कंज्यूमर्स, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? मार्केट डिमांड। वैसे मार्केट मतलब क्या होता है? मार्केट मतलब होता है एक कमोडिटी की जो कंज्यूमर की जो ओवरऑल रीच है। जैसे मान लो आपकी कॉलोनी में कोई फ्रूट की दुकान है, तो आपकी रीच क्या होगी? आपका मार्केट क्या होगा? वो कॉलोनी। बीच शहर में आपकी ज्वेलरी की दुकान है, तो आपकी रीच क्या हो सकती है? पूरा शहर। क्लियर है? आपका कोई सिटी में इतना बड़ा शोरूम है कि आसपास के 5, 7, 10 डिस्ट्रिक्ट वाले लोग भी शादी ब्याह की परचेसिंग करने आपके यहाँ पे आते हैं, कपड़ों को या ज्वेलरी को परचेस करने के लिए आपके यहाँ आते हैं, तो आपका मार्केट क्या हो गया? वो 5, 7, 8, 10 डिस्ट्रिक्ट। क्लियर है? तो मार्केट डिपेंड करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन। हम किसी एक जोग्राफिकल एरिया को मार्केट नहीं बोल सकते हैं। मार्केट का मतलब होता है कहाँ तक के कस्टमर को आप टच कर सकते हैं, कहाँ तक का कस्टमर वहाँ पे खरीदने के लिए आता है, उस एरिया में खरीदने के लिए आता है। क्लियर है? जोग्राफिकल एरिया का बाउंडेशन नहीं हो सकता कि 2 किलोमीटर तक का मार्केट होगा, कि एक शहर एक मार्केट होगा, कि एक स्टेट एक मार्केट होगा। नहीं, हम जोग्राफिकली उसको ब्लॉक करके या जोग्राफिकल बाउंड्रीज में बांध के मार्केट को नहीं डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है? मार्केट एक ऐसा फिनोमिनन है जहाँ पे हम ये बात करते हैं कि भैया हमारे प्रोडक्ट का कहाँ तक का कस्टमर खरीदने के लिए वहाँ पहुँचता है, हमारे प्रोडक्ट के लिए कहाँ तक का कस्टमर, जहाँ तक का पहुँचता है, एक कॉलोनी का पहुँचता है, एक शहर का पहुँचता है, तो वो हमारे लिए मार्केट होगा हमारे ऑब्जर्वेशन में। जब हम किसी एक कमोडिटी के लिए बात करते हैं, किसी एक कंज्यूमर के लिए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल डिमांड। जब किसी कमोडिटी के लिए बात करते हैं पर सारे कंज्यूमर की, तो उसको क्या बोलेंगे? मार्केट डिमांड। एक बात ध्यान रखना, सबमिशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स डिमांड, सबमिशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड इज नॉन एज मार्केट डिमांड। जितनी भी इंडिविजुअल डिमांड है सबका सबमिशन कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको? मार्केट डिमांड। यानी अगर मार्केट में 50 कंज्यूमर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 40, 50, जितने भी कंज्यूमर थे 50 के 50 का आपने इंडिविजुअल डिमांड लिया, इस प्राइस पे इतना, इस प्राइस पे इतना, इस प्राइस पे इतना, इस प्राइस पे इतना, और फिर उस सबका सबमिशन कर दिया, तो उसको अपन क्या बोल देंगे? मार्केट डिमांड। सपोज एक एग्जांपल में हम बात कर लेते हैं, आपके मार्केट में 3 कंज्यूमर है, तो प्राइस हम ले लेते हैं 100, 120, 150। ए बी सी, ए का डिमांड हो गया जैसे मान लो 10 किलो, 8 किलो, 6 किलो, बी का हो गया 5 किलो, 4 किलो, 3 किलो, सी का हो गया 9 किलो, 8 किलो, 7 किलो। तो ये क्या हो गया हमारे लिए? इंडिविजुअल डिमांड। ए का, बी का, सी का, ये क्या है? इंडिविजुअल डिमांड ऑफ ए, इंडिविजुअल डिमांड ऑफ बी, इंडिविजुअल डिमांड ऑफ सी। इनका हम सबमिशन कर दे, तीनों का जोड़ के हम टोटल लिख दे, तो टोटल क्या कहलाएगा हमारे लिए? मार्केट डिमांड। ये जो टोटल का कॉलम है ये टेक्निकली क्या हमारे लिए? मार्केट डिमांड। एक बात बताओ, बिजनेस डिसीजन व्यू पॉइंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इंडिविजुअल डिमांड या मार्केट डिमांड? बिजनेस डिसीजन व्यू पॉइंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इंडिविजुअल या मार्केट? ऑब्वियसली मार्केट। कोई एक कंज्यूमर कितना खरीदेगा ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है जितना इंपॉर्टेंस ये रखता है कि ओवरऑल सारे कंज्यूमर्स मिलके हमारे गुड्स को कितना कितना खरीद लेंगे, ओवरऑल हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या होने वाली है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए कि डिसीजन व्यू पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है तो हम क्या कहेंगे? मार्केट डिमांड। एक चीज़ हमको पूछी जा सकती है, इंडिविजुअल डिमांड एक कंज्यूमर की बात करता है तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एस्पेक्ट है, लेकिन मार्केट डिमांड तो सारे कंज्यूमर की बात करता है, तो क्या वो माइक्रो में आना चाहिए कि मैक्रो में आना चाहिए? मार्केट डिमांड सारे कंज्यूमर्स की बात करता है,
तो माइक्रो में आना चाहिए कि मैक्रो में आना चाहिए? हम कहेंगे माइक्रो में, बिकॉज डिमांड इज ऑब्जर्वेशन ऑफ कमोडिटी नॉट कंज्यूमर। हम हमारे कमोडिटी के लिए ऑब्जर्वेशन करें कि हमारी कमोडिटी कितनी बिकेगी, क्या बिकेगी, उसकी डिमांड क्या रहेगी, उसका सेल कैसा होगा, हम हमारी कमोडिटी के लिए ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। हाँ, ऑब्वियसली कमोडिटी खरीदने वाला कंज्यूमर है, इसलिए हम कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन किसका कर रहे हैं? कमोडिटी का। तो अब समझ लें, आप चाहे इंडिविजुअल डिमांड की बात करो चाहे मार्केट डिमांड की बात करो, दोनों में आप कितने कंज्यूमर की बात कर रहे हो? एक की और सबकी? कमोडिटी कितनी है दोनों में? एक। इंडिविजुअल डिमांड में भी एक कमोडिटी की बात करते हो और मार्केट डिमांड में भी एक कमोडिटी की बात करते हो। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के एस्पेक्ट है इंडिविजुअल डिमांड भी और मार्केट डिमांड भी, दोनों में ही आप किसी एक कमोडिटी की ही बात कर रहे हो, यानी किसी एक कमोडिटी का आप डिस्कशन कर रहे हो, तो वो ऑब्वियसली माइक्रो इकोनॉमिक्स का एस्पेक्ट हो जाएगा। एक और छोटी सी बात क्लियर कर लें, अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं कि डिमांड बाय मोर देन वन कंज्यूमर इज मार्केट डिमांड, डिमांड बाय मोर देन वन कंज्यूमर इज मार्केट डिमांड, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। मार्केट डिमांड इज नॉट मोर देन वन, मार्केट डिमांड मीन्स ऑल। अगर पूरे मार्केट में 50 कंज्यूमर है, आप एक की बात करोगे इंडिविजुअल डिमांड, 2 की बात करो, 4 की बात करो, 10 की बात करो, 40 की बात करो, 45 की बात करो, 48 की बात करो, 49 की भी बात कर लो, तो ये 2 से लेके 49 तक सबके सब क्या है? डिमांड, नीदर इंडिविजुअल नॉर मार्केट। अगर टोटल 50 कस्टमर है ना, तो एक इंडिविजुअल होगा और 50 ले लोगे तो वो क्या हो जाएगा? मार्केट डिमांड हो जाएगा। आप 2 की बात करो, 10 की बात करो, 45 की करो, चाहे 49 की करो, ये सब क्या है? डिमांड, नीदर इंडिविजुअल नॉर मार्केट। यानी मार्केट डिमांड डज नॉट मीन्स डिमांड बाय मोर देन वन कंज्यूमर। मार्केट डिमांड का मतलब क्या है? डिमांड बाय ऑल, कंपल्सरीली ऑल। और बिजनेस डिजिटल व्यू पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मार्केट डिमांड। और मार्केट डिमांड मैक्रो का पार्ट है कि माइक्रो का? माइक्रो का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम किसी सिंगल कमोडिटी की बात करते हैं। अब हम आगे देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करते हैं, जिनसे कमोडिटी की डिमांड बढ़ती है या घटती है? हम फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी कमोडिटी की डिमांड को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। किसी भी कमोडिटी की डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। बीइंग ए बिजनेसमैन, आपको उन सारे फैक्टर्स को रेगुलरली वॉच करना पड़ेगा कि कौन सा फैक्टर आपके प्रोडक्ट की डिमांड को चेंज करने वाला है, और उस अकॉर्डिंगली आपको अपना बिजनेस डिसीजन भी चेंज करना पड़ सकता है। सबसे पहला पॉइंट है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बट ऑब्वियस है, प्राइस बढ़ेगा तो कंज्यूमर कम खरीदना चाहेगा और प्राइस कम होगा तो कंज्यूमर ज़्यादा खरीदना चाहेगा। यानी सबसे पहले हम एक वर्ड लिखेंगे सेटेरस पैरिबस, दैट मीन्स अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। ये सेटेरस पैरिबस का मतलब क्या आप समझ लें, ये हमारे पूरे इकोनॉमिक्स का, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स का तो स्पेसिफिकली बोल दूं, एक यूनिवर्सल अजम्पशन है। हम जब कभी किसी एक फैक्टर का इंपैक्ट दूसरे पर देखेंगे तो बाकी सारे फैक्टर्स को हमको कांस्टेंट मान के चलना पड़ेगा। यानी जब हम प्राइस का इफेक्ट देखेंगे डिमांड पर, जब हम इनकम का इफेक्ट देखेंगे डिमांड पर, या किसी और चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, तो हम उस एक के अलावा बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट मानते हैं। अब समझना यार, जैसे बाहर चौराहे पे किसी एक व्यक्ति को 10 जने मिलकर धो रहे हैं, हाथों से, लातों से, दह धमीड़ कुत्तों जैसे मार रहे हैं, तो ये ऑब्जर्व कर पाना कि किसी एक ने कितना धोया पॉसिबल नहीं है। आप अगर ये ऑब्जर्व करना चाहते हो किसी एक ने कितना धोया, तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट करना पड़ेगा। यानी अगर 10 जने धो रहे हैं तो 9 को बोलना पड़ेगा साइड में बैठो, एक को कहेंगे तू धो, तब पता पड़ेगा वो एक व्यक्ति, वो एक फैक्टर कितना पावरफुल है। सिमिलरली इकोनॉमिक्स में अगर मौसम चेंज होता है तो भी गुड्स की डिमांड चेंज हो जाती है, कंज्यूमर की इनकम चेंज होने पर भी डिमांड में चेंज आता है, प्राइस चेंज होता है तो भी कंज्यूमर कम ज़्यादा खरीद सकता है। नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ इफेक्ट करेंगे ना। अब अगर हमें एक फैक्टर को समझना है तो बाकी फैक्टर को एक बार के लिए क्या मान के चलेंगे हम लोग, कांस्टेंट। एक समय पर एक फैक्टर ऑब्जर्व करेंगे, जब दूसरा फैक्टर ऑब्जर्व करेंगे तो उस दूसरे के अलावा बाकी सारे कांस्टेंट मान लेंगे। ऑब्वियसली एक समय पर एक फैक्टर को ही ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो हमने क्या लिखा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी में सेटेरस पैरिबस, दैट मींस अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। यानी बाकी बातें अगर कांस्टेंट है, बाकी सारी बातें कांस्टेंट है, तो प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांडेड कांस्टेंट डिक्रीज होगा और प्राइस कम होने पर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा, वाइस वर्सा लिख दिया ना। प्राइस और क्यूडी का रिलेशनशिप कैसा हो गया, इनवर्स, नेगेटिव। बहुत सिंपल सी बात थी, मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस बढ़ेगा, क्यूडी कम होगा, प्राइस कम होगा, क्यूडी बढ़ेगा, रिलेशनशिप कैसा हुआ, इनवर्स। देखो एक बार क्लियर कर देता हूं आपको, किसी एक चीज के बढ़ने पर दूसरा भी बढ़े, एक घटने पर दूसरा भी घटे, सेम डायरेक्शन का मूवमेंट हो, तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशनशिप।
एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घट रहा है दूसरा भी घट रहा है, सेम डायरेक्शन का मूवमेंट है तो उसको अपन क्या कहेंगे, पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशनशिप। लेकिन किसी एक के बढ़ने पर दूसरा घट रहा है, एक के घटने पर दूसरा बढ़ रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट है, ऑपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, उसे अपन कहेंगे इनवर्स या नेगेटिव रिलेशनशिप। यहां पर देखो प्राइस बढ़ने पर क्यूडी कम हो रहा है, प्राइस कम होने पर क्यूडी बढ़ रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट है, तो रिलेशनशिप कैसा कहलाएगा, इनवर्स या नेगेटिव। एक लाइन आपके मॉड्यूल में यहां पे लिखी हुई है, वो ये कुछ ऐसी लिखी हुई है कि प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और उन दोनों को मिलाकर जैसे हम कह रहे हैं प्राइस इफेक्ट, ये तीनों ही चीजें थोड़ा सा आगे इसी चैप्टर में, अभी थोड़ा सा आगे 10-15-20 मिनट बाद हमारे सामने आने वाला है। एट दैट टाइम वी विल डिस्कस, उस समय हम बात कर लेंगे, मतलब थोड़ा सा आगे आएगा इसी चैप्टर में तो उस समय हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल एक बार हम इस लाइन को स्किप कर रहे हैं। हाँ, आप में से कोई मॉड्यूल पढ़ो, नोट्स पढ़ो और एकदम से सोचने लग जाओ सर यहाँ पे लाइन लिखी हुई थी पर सर ने तो वीडियो में पढ़ा ही नहीं, तो बता रहा हूँ कि इसी वीडियो के मतलब इसी चैप्टर के पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे, सेकंड क्लास में हम डिस्कस करेंगे, हमारी फर्स्ट क्लास है, सेकंड में वी विल डिस्कस। ठीक है, प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वाली लाइन। सेकंड पॉइंट हमारे सामने है इनकम ऑफ द हाउस होल्ड, यानी पहला फैक्टर क्या था, प्राइस, दूसरा फैक्टर क्या है, इनकम ऑफ द हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मतलब कंज्यूमर, जो खरीदने वाला, अगर उस कंज्यूमर की, उस हाउस होल्ड की इनकम अगर बढ़ती है, अगर कंज्यूमर या हाउस होल्ड की इनकम बढ़ती है तो कंज्यूमर ज्यादा खरीदना चाहेगा कि कम खरीदना चाहेगा, ऑब्वियसली ज्यादा खरीदना चाहेगा। अगर इनकम बढ़ती है, अगर इनकम बढ़ती है तो वो कंज्यूमर ऑब्वियसली ज्यादा खरीदना चाहेगा। तो इनकम बढ़ेगी तो कंज्यूमर वुड लाइक टू परचेज मोर, इनकम घटेगी तो कंज्यूमर वुड लाइक टू परचेज लेस। रिलेशनशिप पॉजिटिव डायरेक्ट, इनकम बढ़ेगा ज्यादा, इनकम घटेगा तो कम, सेम डायरेक्शन मूवमेंट होगा। यहां मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा, थोड़ी सी अजीब है, उसको अपन समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम इनकम वाले टॉपिक पे आते हैं। एक छोटी सी, थोड़ी सी अलग सी बात बोल रहा हूं। प्राइस का इंपैक्ट हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड पर होता है, और प्राइस के अलावा जो बाकी फैक्टर्स होते हैं उनका इंपैक्ट डिमांड पर होता है। प्राइस का इंपैक्ट हमेशा किस पे होता है, क्वांटिटी डिमांडेड पर, और प्राइस के अलावा बाकी सारे फैक्टर का इंपैक्ट किस पे होता है, डिमांड पर। आप देखना कैसे, समझने की कोशिश करना। जैसे हम एप्पल की बात कर रहे थे, एप्पल की हम बात कर रहे थे तो हमने प्राइस क्या लिया था, 100 रुपये पर किलो, 120 रुपये पर किलो, 150 रुपीज पर केजी, और वहां पे हमने क्यूडी कितना लिख दिया था, क्वांटिटी डिमांडेड 10 kg, 8 kg, 6 kg। यानी अगर प्राइस 100 रुपया है तो कोई कंज्यूमर 10 किलो खरीदना चाह रहा है, अगर प्राइस 120 हो जाएगा तो एक महीने में 8 किलो ही खरीदेगा, और प्राइस अगर 150 हो जाता तो वो 6 किलो ही खरीदेगा। ठीक है, ये उस समय की बात है जब उस कंज्यूमर की इनकम, ये उस समय की बात है जब उस कंज्यूमर की इनकम सपोज 20,000 पर मंथ थी। वो जो कंज्यूमर था चुन्नू भैया, उनकी इनकम कितनी थी, 20,000 पर मंथ। नाउ द इनकम ऑफ द चुन्नू भैया इज 40,000 पर मंथ। इनकम 20,000 से 40,000 हो गई। पहले अगर 100 रुपए पर वो महीने का 10 किलो का विचार करते थे तो शायद अब महीने का 15 किलो खरीद लें। अगर 120 पर 8 किलो का विचार था तो शायद अब वो 12 किलो खरीद सके, और अगर 150 पर 6 था तो शायद अब वो 10 किलो खरीद सके। यानी अगर इनकम बढ़ती है तो हर पॉसिबल प्राइस पर, 100 पर, 120 पर, 150 पर, हर पॉसिबल प्राइस पर कंज्यूमर पहले के मुकाबले ज्यादा खरीदना चाहेगा। यानी जो पूरी प्रोबेबिलिटी थी, पूरी पॉसिबिलिटीज बन रही थी, 10 किलो, 8 किलो, 6 किलो, पूरी की पूरी चेंज हो गई। अब देखो, जब प्राइस 100 से 120 हुआ था, पहले की बात कर रहा हूं, जब प्राइस 100 से 120 हुआ था तो क्वांटिटी डिमांडेड 10 किलो से 8 किलो हुआ था। डिमांड क्या था, पूरा टेबल मिलाकर, पूरा बंच मिलाकर, 10, 8, 6 पूरा बंच मिलाकर क्या था, डिमांड। यानी जब प्राइस चेंज हुआ था, प्राइस 100 से 120 हुआ था तो क्वांटिटी डिमांडेड 10 किलो से 8 किलो हुआ था, और प्राइस जब 120 से 150 हुआ था तो उस समय क्वांटिटी डिमांडेड 8 kg से 6 kg हो गया था। डिमांड वाज सेम, वो पूरी जो प्रोबेबिलिटी वाली जो टेबल थी वो तो सेम ही थी, उसमें चेंज क्या था, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हुआ, चेंज हुआ। लेकिन जब इनकम चेंज हुई, 20,000 से 40,000 पर मंथ हुई, तो पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी जो 10, 8, 6 था, जो पूरी वो एक प्रोबेबिलिटी जो बनी हुई थी पूरी की पूरी चेंज होकर 15, 12, 10 होगी शायद। यानी कुल मिला के जब इनकम बढ़ी तो कोई एक क्वांटिटी चेंज नहीं हुआ, पूरा का पूरा डिमांड ही क्या हो गया, चेंज हो गया। प्राइस का इंपैक्ट किस पे होगा, प्राइस का इंपैक्ट किस पे होगा, क्वांटिटी डिमांडेड पर। प्राइस के अलावा बाकी सारे फैक्टर का इंपैक्ट डिमांड पर होगा। अभी हमने इनकम का इंपैक्ट देखा, फिर आगे एक आधा पॉइंट और देख लेंगे जिनका इंपैक्ट डिमांड पे आ रहा है, आपको ये क्लियर हो जाएगा। यानी प्राइस देखो, जो हमने डिमांड के लिए जो हमने टेबल बनाया है, इधर प्राइस लिया, इधर क्वांटिटी लिया, तो इधर प्राइस, इधर क्वांटिटी। अब प्राइस चेंज होगा तो आप उसी टेबल पर या तो नीचे या ऊपर जाओगे।
प्राइस अगर 100 से 120 होता है तो आप उसी टेबल पर चेंज हो जाओगे, क्वांटिटी 10 से 8 हो जाएगी। और प्राइस अगर सपोज 120 था और अब 100 होता है तो भी वही उसी टेबल पर आपका 8 kg से 10 kg हो जाएगा। लेकिन अगर इनकम चेंज होती है तो पूरी की पूरी टेबल ही चेंज हो जाएगी, यानी पूरा का पूरा डिमांड ही चेंज हो जाएगा। तो क्लियर करना, चेंज इन प्राइस इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, या चेंज इन प्राइस विल कॉज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और चेंज इन फैक्टर any factor other than price, any factor other than price will cause change in demand। इसको हम लास्ट में भी हम डिस्कस करेंगे, इस हमारे इस पार्ट में मान लो हम लास्ट में भी डिस्कस करेंगे एकदम से, जहां पे हम बात करेंगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व और मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड कर्व की, तो वहां हम डिस्कस करेंगे। वैसे ही आपके 11th में शायद पढ़ा हुआ है थोड़ा सा, अगर आपको याद हो तो जब शिफ्ट और मूवमेंट आएगा तो उस समय हम और बात कर लेंगे। पर फिलहाल ये क्लियर कर लो, प्राइस चेंज होने पर क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रहा है और इनकम चेंज होने पर पूरा का पूरा टेबल ही चेंज हो रहा है, मतलब डिमांड चेंज हो रही है। अब वापस इनकम ऑफ द हाउस होल्ड, हमारे टॉपिक पे आते हैं। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। नॉर्मल गुड्स में नॉर्मली क्या होगा, इनकम बढ़ने पे डिमांड बढ़ेगी। लेकिन मान लो अगर कोई घटिया गुड्स है, अभी तो आपके पास पैसे हैं नहीं तो मजबूरी में खरीद रहे हो, पैसे नहीं है साहब, मजबूरी में खरीदने पड़ रहे हैं, क्या करें, गुड्स तो घटिया है लेकिन मजबूरी है। इनकम बढ़ जाएगी फिर क्या करोगे, घटिया गुड्स को ज्यादा खरीदोगे। घटिया मतलब इंग्लिश में बोलो तो इंफीरियर गुड्स। यानी अगर मैं प्योर घी और डालडा घी में बात करूं, प्योर घी एंड डालडा घी में बात करूं, डालडा घी मतलब हाइड्रोजिनेटेड वेजिटेबल घी होता है, ऑयल को थोड़ा कुछ हाइड्रोजिनेटेड करके उसका घी बनाया जाता है, उसको देशी घी के मुकाबले घटिया माना जाता है, हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं है वैसे भी, और देशी घी होता है, उसके सामने वो कमजोर है कंपैरेटिवली। तो अब आप समझें, अगर एक व्यक्ति अभी कम कमा रहा है और वो डालडा वाला यानी वेजिटेबल घी परचेज कर रहा है, अगर उसकी इनकम बढ़ेगी तो वेजिटेबल घी ज्यादा खरीदेगा कि प्योर घी पे शिफ्ट होगा। ऑब्वियसली जब इनकम बढ़ेगी तो वेजिटेबल घी ज्यादा क्यों खरीदेगा, वो प्योर घी पे शिफ्ट होगा। यानी जब इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। जब इनकम बढ़ेगी तब इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी इनकम ऑफ द हाउस होल्ड में हमने एक पॉइंट तो लिखा नॉर्मल गुड्स के लिए। नॉर्मल गुड्स के लिए क्या होगा, इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, इनकम घटेगी, डिमांड घटेगी, रिलेशनशिप इज पॉजिटिव। फिर हमने कहा इंफीरियर गुड्स में क्या होगा, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, इनकम घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी, रिलेशनशिप कैसा हो जाएगा, मतलब कैसा हो जाएगा, इनवर्स नेगेटिव। क्लियर है, आपको मेरे ख्याल से बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अदरवाइज आप मेरे से डाउट्स पूछ सकते हैं, आपको पता है डाउट्स कैसे क्या व्हाट्सअप करके पूछने, यू नो वेरी वेल। चलिए, तो हमको ये बात समझ में आ गई कि नॉर्मल गुड्स में रिलेशनशिप पॉजिटिव है, इंफीरियर गुड्स में रिलेशनशिप इनवर्स है। इंफीरियर गुड्स वाले वर्ड को अपन थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। सबसे पहली बात, व्हाट आर इंफीरियर गुड्स। अगर हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भाई इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, लो क्वालिटी प्रोडक्ट इंफीरियर गुड्स है, या जो शरीर के लिए हानिकारक है, हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, वो इंफीरियर गुड्स है, नहीं। इकोनॉमिक्स में इंफीरियर गुड्स को हम लो क्वालिटी प्रोडक्ट या हार्मफुल फॉर हेल्थ ऐसे शब्दों से नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे वो गुड्स जहां इनकम और डिमांड का रिलेशनशिप इनवर्स है। यानी इनकम बढ़ने पर डिमांड कम हो रही है, इनकम कम होने पर डिमांड बढ़ानी पड़ रही है, मजबूरी में खरीदना पड़ रहा है, उसे अपन क्या कहेंगे, इंफीरियर गुड्स। यानी इन इकोनॉमिक्स इंफीरियर गुड्स का लिटरल मीनिंग नहीं यूज होगा। लिटरल मीनिंग होता है इंफीरियर गुड्स का कि जो घटिया हो, जिनकी क्वालिटी घटिया हो। लेकिन यहां पर हम ये नहीं बोलेंगे जिनकी क्वालिटी घटिया हो। यहां पर इकोनॉमिक्स में अगर हमसे पूछा जाए व्हाट आर इंफीरियर गुड्स, तो हम क्या लिखेंगे, वो गुड्स जहां पे इनकम और डिमांड का रिलेशनशिप, कैसा हो, इनकम और डिमांड का रिलेशनशिप नेगेटिव हो, वो क्या है, इंफीरियर गुड्स। एक बात और ध्यान रखना, इंफीरियरिटी इज ए कंपैरेटिव टर्म। हमने बोला वेजिटेबल घी इंफीरियर है, वाई, बिकॉज प्योर घी और देशी घी एक्चुअली दुनिया में एग्जिस्टेंस रखता है। अगर दुनिया में कोई प्योर या देशी घी होता ही नहीं, तो हम वेजिटेबल घी को इंफीरियर घी नहीं बोलते। भाई आप बोलते हो कि यार ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, ये वाला, वो इसके मुकाबले थोड़ा सा घटिया है। ये वाला घटिया क्यों है, क्योंकि ये है। अगर ये होता ही नहीं तो ये क्यों घटिया होता। आप कैसे कंपेयर करते हैं, मान लो एक शहर में एक ही व्यक्ति इकोनॉमिक्स का टीचर है, एक ही बंदा इकोनॉमिक्स पढ़ाता है, कोई वीडियो क्लासेस नहीं, कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं, कुछ भी नहीं, एक ही बंदा पढ़ा रहा है। अच्छा है कि बुरा, अच्छा ही है, एक ही। आप कंपैरिजन किए बिना अच्छा बुरा कैसे बोलोगे।
हाँ, कोई दो टीचर होते हैं, दूसरे से आप कंपेयर करते हैं, दूसरे के किसी के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल होती, फिर आप कंपैरिजन करते तो आप बोलते हैं नहीं यार ये अच्छा वो घटिया। कब बोलते हैं आप अच्छा घटिया? जब कंपैरिजन होता तब। कोई कंपैरिजन नहीं है तो आप अच्छा घटिया ऑब्वियसली नहीं बोल पाओगे। यानी इंफीरियरिटी इज ए कंपैरेटिव टर्म। ए कमोडिटी इज इंफीरियर बिकॉज कंपैरेटिवली अदर कमोडिटी इज सुपीरियर। A commodity is inferior because comparatively other commodity is superior। ये घटिया है क्योंकि इसके कंपैरिजन में वो दूसरा वाला गुड्स कंपैरेटिवली अच्छा है, इसीलिए ये घटिया है। दूसरा वाला अच्छा नहीं होता तो ये घटिया भी नहीं होता। एक बात और समझना यहाँ पर, मतलब जो अपन बात कर रहे हैं अभी कंपैरेटिव में, उसी में कि अगर एग्जाम में हमसे पूछ लिया जाए कि मान लो पूरी दुनिया में केवल दो ही कमोडिटीज है, मान लो पूरी दुनिया में केवल दो ही कमोडिटीज है, क्या दोनों कमोडिटीज नॉर्मल गुड्स हो सकती है? हाँ, दोनों अपनी अपनी जगह नॉर्मल हो सकती है। मान लो एक कपड़ा है और एक कोई फूड ग्रेन है, तो दोनों अपनी अपनी जगह क्या है? नॉर्मल। दो कमोडिटीज है, एक नॉर्मल एक इंफीरियर हो सकता है। हाँ, एक प्योर घी और एक वेजिटेबल घी है, एक नॉर्मल एक इंफीरियर हो सकता है। क्या दोनों कमोडिटीज इंफीरियर हो सकती है? एग्जाम में पूछ ले कि दो कमोडिटीज दुनिया में एग्जिस्ट करती है, दोनों इंफीरियर हो सकती है, हम कहेंगे नो, दोनों इंफीरियर नहीं हो सकती। क्योंकि आप कंपैरिजन किससे कर रहे हो भैया? एक इंफीरियर एक नॉर्मल, मतलब कंपैरिजन किया, दोनों नॉर्मल हो सकती है। बिकॉज हमने ये थोड़ी कहा कि नॉर्मल गुड्स इज कंपैरेटिव टर्म, नहीं, नॉर्मल गुड्स तो जो जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है वो भी नॉर्मल ही। हम तो ये कह रहे हैं इंफीरियर होना कब पॉसिबल होगा? जब उसका कंपैरिजन किसी और से होगा। आप दोनों को इंफीरियर कह रहे हो तो आपने कंपैरिजन किससे किया? यानी अगर दो ही गुड्स एग्जिस्ट करते तो दोनों कभी इंफीरियर नहीं हो सकते। तो चलिए वापस, नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम और डिमांड का रिलेशनशिप कैसा होगा? पॉजिटिव। इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम डिमांड का रिलेशनशिप कैसा होगा? नेगेटिव। क्लियर करना, इंफीरियरिटी एक कंपैरेटिव टर्म है, मतलब किसी गुड्स को इंफीरियर तब बोलते हैं जब उसके कंपैरिजन दूसरा गुड्स को नॉर्मल हो। इंफीरियर गुड्स का मीनिंग इकोनॉमिक्स में लिटरल मीनिंग नहीं है, हम क्वालिटी बेसिस पर बात नहीं करेंगे। जहां इनकम और डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप है वो क्या है? इंफीरियर गुड्स है। एक छोटी सी बात और समझना इंफीरियरिटी के लिए कि इंफीरियरिटी इज नॉट एन यूनिवर्सल टर्म। यानी इंफीरियर कमोडिटी यूनिवर्सल नहीं होती है। कोई एक्स कमोडिटी मेरे लिए इंफीरियर है, शायद आपके लिए ना हो। ऐसा पॉसिबल है कि एक्स कमोडिटी मेरे लिए अभी इंफीरियर है पर बाद में ना हो। अभी मेरे लिए क्या है? इंफीरियर है, लेकिन मेरी इनकम कम हो गई, अब वो मेरे लिए इंफीरियर नहीं है, वही खरीदनी पड़ेगी मेरे को। तो ये समझो, अभी कोई गुड्स मेरे लिए नॉर्मल है, अभी मेरे लिए कोई गुड्स नॉर्मल है और इनकम बढ़ गई तो अब वो मेरे लिए इंफीरियर हो जाए। यानी इंफीरियरिटी, इंफीरियर कमोडिटी, इंफीरियर गुड्स एक यूनिवर्सल टर्म नहीं है, पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। जो मेरे लिए इंफीरियर है शायद आपके लिए ना हो, और मेरे लिए आज जो नॉर्मल है कल वो इंफीरियर हो जाए। मान लो एक नॉर्मल वैगनआर, बलिनो या 8-10 लाख की रेंज की कोई भी कार एक नॉर्मल गुड्स है, और अचानक इनकम बढ़ जाए, एक व्यक्ति 200-500 करोड़ का मालिक हो जाए, 5-10 हज़ार करोड़ का मालिक हो जाए, उसके बाद उसके लिए वो 5-10 लाख की कार क्या हो जाएगी? इंफीरियर गुड्स हो जाएगी। इनकम इतनी बढ़ गई, अब उस 5-7-10 लाख की कार में चलेगा तो उसको इंफीरियरिटी वाला फील आएगा। अब उसके लिए BMW, रोल्स रॉयस, ये सब कारें नॉर्मल गुड्स हो जाएगी। यानी इंफीरियरिटी हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती, चेंज इन लेवल ऑफ इनकम के साथ चेंज हो जाती है, और पर्सन टू पर्सन भी चेंज होती है, बिकॉज पर्सन टू पर्सन इनकम भी चेंज हो सकती है। अगर हम बात करें नेसेसरी गुड्स की, नेसेसरी गुड्स की इनकम बढ़ने पर डिमांड बढ़ेगी ऑब्वियसली। नेसेसरी गुड्स के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वैसे इनकम बढ़ने पर उनकी डिमांड बढ़ेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि ज़रूरी चीज़ें हमको चाहिए होती है पर लिमिटेड क्वांटिटी में ही चाहिए होती है। एक व्यक्ति की इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो चपाती 4 की जगह 8 खाने लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। गेहूं की डिमांड जो पहले थी अप्रॉक्सीमेटली वही रहेगी। हाँ, इनकम बढ़ जाती है तो थोड़ी बहुत गायों को 1 रोटी एक्स्ट्रा दे देगा, या एक आधा घर पे स्टाफ रखेगा, नौकर रखेगा खाना वाना बनाने के लिए, वो 2 रोटी एक्स्ट्रा खा लेगा, तो थोड़ी बहुत डिमांड बढ़ सकती है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था। यानी नॉर्मल गुड्स वाले में ही अब हम 2 चीज़ें और डिस्कस कर रहे हैं, एक नेसेसरी और एक लग्जरी। इनकम बढ़ने पर नॉर्मल गुड्स का डिमांड बढ़ता है, नेसेसरी गुड्स भी नॉर्मल होते हैं और लग्जरी गुड्स भी नॉर्मल होते हैं। नेसेसरी जो जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, और लग्जरी मतलब जो एडिशनल आनंद देने के लिए होते हैं। जब इनकम बढ़ती है तो नेसेसरी गुड्स की डिमांड बढ़ती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती, और उल्टा लग्जरी गुड्स की अगर बात करें तो इनकम बढ़ने पर उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती है। एक आदमी पहले अपनी इनकम से क्या पूरा करेगा? नेसेसरीज को या लग्जरीज को? ऑब्वियसली पहले नेसेसरीज पूरी करेगा, रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक चीज़ें वो तो मिल जाए। फिर अगर इनकम बढ़ती है
तो अपना मैक्सिमम पोर्शन एडिशनल इनकम का कहाँ खर्च करेगा? लग्जरीज पर। तो विद द इंक्रीज इन इनकम डिमांड फॉर नेसेसरी गुड्स इंक्रीजेस, लेकिन थोड़ा थोड़ा, एंड विद द इंक्रीज इन इनकम डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स इंक्रीजेस ज़्यादा ज़्यादा, क्योंकि इनकम बढ़ेगी तो अब मैक्सिमम पैसा कहाँ खर्च होगा? लग्जरी पे। हाँ, एक बात मैं क्लियर कर दूँ, एक लिमिट ऑफ इनकम के ऊपर जाने के बाद लग्जरी पे बहुत खर्च होगा। एक लिमिट तक तो कहाँ खर्च करेगा? नेसेसरी पे, रोटी कपड़ा मकान पे। एक लिमिट ऑफ इनकम जैसे ऊपर जाएगा फिर उसका मैक्सिमम पोर्शन कहाँ खर्च होने लग जाएगा? लग्जरी आइटम्स पर। फिर लग्जरी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ये जो इनकम डिमांड का रिलेशनशिप है, ये दुनिया को सबसे पहले अर्नेस्ट एंजल नाम के इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने समझाया था। इसीलिए अगर हम इनकम और डिमांड का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देते हैं, ग्राफ पे अगर हम प्लॉट करते हैं, तो उसको हम कहेंगे एंजल कर्व। अब समझना, जैसे एक ग्राफ बनाते हैं अपन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या ले लेते हैं? डिमांड। वाई एक्सिस पे ले लिया इनकम। इनकम और डिमांड का, ये नॉर्मल गुड्स के लिए बना रहा हूं ना, नॉर्मल गुड्स लिख देता हूं ऊपर। इनकम और डिमांड का नॉर्मल गुड्स में रिलेशनशिप कैसा होगा? पॉजिटिव। इनकम बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, इनकम घटेगा, डिमांड घटेगा। तो कर्व कैसा बनेगा? अपवर्ड स्लोपिंग। जहां पॉजिटिव रिलेशन होता है वहां हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बनता है, कर्व बनता है। तो ये हो गया हमारा एंजल कर्व। इसको अपन क्या बोलेंगे? एंजल कर्व, क्योंकि ये कर्व इनकम और डिमांड के रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हमसे कभी पूछ लिया जाए कि नॉर्मल एंजल कर्व कैसा होता है, तो हम कहेंगे अपवर्ड स्लोपिंग। हाँ, अगर हमें इंफीरियर गुड्स का एंजल कर्व बनाना, वही इनकम ले लेते हैं, नीचे डिमांड ले लेते हैं, कर्व कैसा बनेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि इनकम बढ़ने पे डिमांड उल्टा कम होगी। इनकम बढ़ने पे डिमांड उल्टा कम होगी, रिलेशनशिप इनवर्स है, नेगेटिव है, तो ग्राफ भी कैसा बनेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नॉर्मल एंजल कर्व का स्लोप कैसा होता है? हम कहेंगे अपवर्ड। फिर पूछ ले एक एक्सेप्शनल एंजल कर्व या इंफीरियर गुड्स का एंजल कर्व का स्लोप कैसा होता है? हम कहेंगे डाउनवर्ड। हमसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एक एक्सटेंडेड एंजल कर्व कैसा होता है? एक्सटेंडेड एंजल कर्व मतलब समझना, कोई गुड्स जैसे कार है, 5, 7, 8 लाख वाली कार है, मेरी इनकम बढ़ी कि मैंने एक कार खरीदी, इनकम और बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी, मैंने कहा यार मेरे पास 2 कार होनी चाहिए, इनकम और बढ़ी, मैंने कहा एक बच्चों के लिए भी होनी चाहिए। तो इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ी, इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ी, इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ी। लेकिन अगर इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फिर उस 8-10 लाख की कार के लिए मेरी डिमांड उल्टा कम हो जाएगी। एक लेवल के बाद जो गुड्स नॉर्मल था वो बाद में क्या हो जाएगा? इंफीरियर। जो गुड्स आपके लिए नॉर्मल था, एक लेवल ऑफ इनकम रीच होने के बाद वो आपके लिए क्या हो जाएगा? इंफीरियर। यानी सिंपल शब्दों में, बहुत सिंपल शब्दों में, आपका जो एक्सटेंडेड एंजल कर्व बनेगा, जैसे हम बोलते हैं कंप्लीट एंजल कर्व टेक्निकली, वो बैकवर्ड बेंडिंग बनता है। पहले उसका स्लोप पॉजिटिव होगा, अपवर्ड होगा, इनकम बढ़ने पे डिमांड बढ़ने वाला होगा, और फिर वापस वो उल्टा घूम जाएगा कि अगर इनकम एक लेवल से ज़्यादा बढ़ी तो अब डिमांड कम होने लग जाएगी। वो देखो, ये जहाँ पे घुमा उससे पहले तक का स्लोप जो पॉजिटिव है, उसके बाद का स्लोप कैसा? नेगेटिव है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है टेक्निकली। तो उसको हम बैकवर्ड बेंडिंग कर्व बोलते हैं। ये कर्व ये बताता है कि एक लेवल तक इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, लेवल के बाद अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड उल्टा घटने लग जाएगी। एक बार वापस हमने जो 2 पॉइंट डिस्कस किए डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड के, समझ लेते हैं वापस। सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सेकंड क्या पढ़ा? इनकम ऑफ द हाउस होल्ड। हमने एक बात समझ ली, जब प्राइस की बात करेंगे तो इनकम वगैरह बाकी सब कांस्टेंट रहेंगे, जब इनकम की बात करेंगे तो बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, ceteris paribus। प्राइस बढ़ने पर क्यूडी कम होता है, प्राइस कम होने पर क्यूडी बढ़ता है। रिलेशनशिप कैसा होगा? नेगेटिव होगा। प्राइस का इंपैक्ट किस पे होगा? क्वांटिटी डिमांडेड पर। फिर हमने कहा इनकम ऑफ द हाउस होल्ड। इनकम बढ़ने पर डिमांड बढ़ता है, इनकम घटने पर डिमांड घटता है, रिलेशनशिप कैसा होगा? पॉजिटिव। ऐसा कब होता है? नॉर्मल गुड्स में। नॉर्मल गुड्स में एक नेसेसरी होते हैं, वहां पे भी इनकम बढ़ने पे डिमांड बढ़ती है पर कंपैरेटिवली कम बढ़ती है। एक नॉर्मल गुड्स में लग्जरी गुड्स भी होते हैं जहां इनकम बढ़ने पर डिमांड ज्यादा बढ़ती है, बट हाँ क्लियर करना, एक लेवल ऑफ इनकम के बाद जब इनकम बढ़ती है तो, क्योंकि एक लेवल ऑफ इनकम तो कहां खर्च हो जाती है? नेसेसरी को पूरा करने में। उसके बाद जब इनकम बढ़ती है तो लग्जरी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती है। फिर हमने कहा इंफीरियर गुड्स, इनकम बढ़ने पे डिमांड कम होता है, इनकम कम होने पे डिमांड बढ़ जाता है, रिलेशनशिप नेगेटिव है। व्हाट आर इंफीरियर गुड्स? इंफीरियर गुड्स वो होते हैं जहां इनकम डिमांड का रिलेशनशिप नेगेटिव होता है। क्वालिटी बेसिस पर हम यहाँ बात नहीं करेंगे, या लिटरल डिक्शनरी मीनिंग यूज नहीं हो रहा है। फिर हम लोगों ने कहा इंफीरियरिटी यूनिवर्सल टर्म नहीं है, आज जो आपके लिए नॉर्मल है कल आपके लिए इंफीरियर हो सकता है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन लेवल ऑफ इनकम। फिर हम लोगों ने ये भी कहा इंफीरियरिटी कंपैरेटिव टर्म है, कोई एक कमोडिटी कभी इंफीरियर नहीं हो सकता। फिर हमारे एंजल कर्व पर हम लोगों ने कहा कि भैया अर्नेस्ट एंजल ने सबसे पहले इनकम डिमांड के रिलेशनशिप को समझाया था, उन्होंने ग्राफिकली प्रेजेंटेशन किया, तो हमने एक एंजल कर्व बनाया, पॉजिटिव स्लोपिंग नॉर्मल गुड्स के लिए, एक नेगेटिव स्लोपिंग इंफीरियर गुड्स के लिए। फिर हमने एक बनाया एक्सटेंडेड एंजल कर्व जो ये बताता है कि इनकम बढ़ने पे डिमांड बढ़ेगी, इनकम बढ़ने पे डिमांड बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, लेकिन एक लेवल से ज्यादा अगर इनकम बढ़ गई तो जो गुड्स आपके लिए नॉर्मल था वो क्या हो जाएगा? इंफीरियर हो जाएगा। 2 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए, बाकी के पॉइंट्स अपन अब आगे डिस्कस करते हैं, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड के बाकी के पॉइंट्स आगे डिस्कस करते हैं। चलिए, हम लोगों ने प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द हाउस होल्ड, 2 फैक्टर्स डिस्कस कर लिए। तीसरा फैक्टर हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं
टेस्ट एंड प्रेफरेंस, यानी कंज्यूमर का किसी कमोडिटी के लिए टेस्ट एंड प्रेफरेंस कैसा है, उसको वो पसंद कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर कंज्यूमर किसी कमोडिटी को प्रेफर कर रहा है, किसी कमोडिटी को पसंद कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, और अगर पसंद नहीं कर रहा है तो उसकी डिमांड कंपैरेटिवली कम होगी। एक बात वापस क्लियर कर लेना, प्राइस का इम्पैक्ट किस पे होता है? क्वांटिटी डिमांडेड पर। प्राइस के अलावा बाकी सारे फैक्टर का इम्पैक्ट किस पे होता है? डिमांड पर। प्राइस का इम्पैक्ट क्वांटिटी डिमांडेड पर, बाकी सारे फैक्टर का इम्पैक्ट डिमांड पर। देखो जैसे एप्पल का प्राइस वही 100, 120, 150 QD वही जो पहले था। ये उस समय की बात है जब कंज्यूमर एप्पल को ठीक ठाक पसंद करता था, जब कंज्यूमर एप्पल को ठीक ठाक पसंद करता था। अब उसके फैमिली में सभी का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया एकदम से। अब उन सबको ये जो एप्पल है, ये जो फ्रूट है, ये बहुत पसंद आने लगी। अब उनको लगता है कि यार मज़ा आता है यार रोज़ एप्पल शेक बना के खाना और दिन में 2-2 एप्पल खा जाना। सभी फैमिली के मेंबर्स बहुत ज़्यादा प्रीफर करने लग गए, मज़ा आता है अब उनको। तो ऑब्वियसली हर पॉसिबल प्राइस पे, चाहे प्राइस 100 हो, चाहे 120 हो, चाहे 150 हो, हर पॉसिबल प्राइस पे जो क्वांटिटी डिमांडेड पहले थी उसके मुकाबले अब क्या होगी? बढ़ जाएगी। जो क्वांटिटी डिमांडेड पहले थी उसके मुकाबले कंपैरेटिवली बढ़ जाएगी। यहाँ 100% क्लियर होना चाहिए हमको कि जब प्राइस चेंज होती है तो भाई 100 से 120, 150 होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगा। लेकिन अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया तो पहले अगर 100 रुपये पर 10 किलो खरीदने की सोचता था तो अब शायद 15 किलो खरीदने की सोचे। 120 पर पहले अगर 8 kg था तो माइट बी पॉसिबल अब 13 kg खरीदने की सोचे। पहले 150 पर 6 था तो माइट बी पॉसिबल अब 12 kg, 11 kg कुछ खरीदने की सोचे। 12 लिख देते चलो हम, खरीदने की सोचे। यानी अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस से पॉजिटिव चेंज आया तो जो पूरा का पूरा टेबल है, यानी जो पूरा का पूरा डिमांड है, वही क्या हो गया? चेंज हो गया। यही मैं आपको पहले भी समझाना चाह रहा था कि जब प्राइस चेंज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगा। और प्राइस के अलावा कोई सा भी फैक्टर चेंज हुआ, प्राइस के अलावा कोई सा भी फैक्टर चेंज हुआ, क्या चेंज होगा? डिमांड। क्या चेंज होगा? डिमांड। ठीक है, यहां बहुत सिंपल है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगर किसी कमोडिटी के लिए आपका सकारात्मक, यानी किसी चीज को देखकर आपका दिल धक धक करता है, तो उसकी डिमांड कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। या ऐसा मैं बोलूँ, किसी कमोडिटी को देखकर आपका जी ललचाए और रहा ना जाए तो उसकी डिमांड कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। या किसी चीज़ को देखकर अगर मुंह में पानी आ जाए, ऐसा हॉट चॉकलेट ब्राउनी देख के तो पानी आ ही जाता है, तो उसकी डिमांड कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। यानी जिस कमोडिटी को आप प्रेफर करोगे, जिस कमोडिटी के लिए आपका टेस्ट सेट होगा, उसकी डिमांड कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। जिसको आप प्रेफर नहीं कर रहे, जिस पे आपका टेस्ट सेट नहीं हो रहा, उसकी डिमांड कंपैरेटिवली कम होगी। ये जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, ये फैशन से चेंज होता है, ट्रेंड से चेंज होता है। अगर पहले के ज़माने में जब बेल बॉटम जींस चला करती थी, तो उस समय की अगर फैशन की बात करें तो फैशन ही वो था बेल बॉटम, तो सभी का टेस्ट एंड प्रेफरेंस उस पर जाता था। अभी अगर नैरो बॉटम जींस चल रही है सपोज, तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस नैरो पे आएगा। कभी किसी एक्टर ने मूंछ रखी, 4-5 एक्टर मूंछ रख लेंगे, तो फिर फैशन ही वो हो जाएगा, मूंछें रखने वाला, दाढ़ी रखने वाला, बियर्ड रखने का। तो उस अकॉर्डिंगली आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी क्या होता है? चेंज होता है। जैसा फैशन है, जैसा ट्रेंड है, वैसा चेंज होता है। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का भी एक बहुत ज़बरदस्त इंपैक्ट पड़ता है आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंस पर। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब देखकर। जैसे समझो, आपके घर पे एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है, आपके पड़ोस वाले भैया के यहाँ पे कलर टीवी है, तो उसको देख के आपको लगता है कि हमारे पास भी कलर टीवी होना चाहिए। दिस इज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, कि किसी और के पास है तो उसको देख के हमारा दिल दुखता है। मतलब हमारे पास नहीं था तो कोई गम नहीं था, हमारे पास नहीं था तो कोई गम नहीं था, पर किसी और के पास है ये देखकर हमारा दिल जल रहा है। तो हमको क्या लगता है, भाई पड़ोस वाले के पास भी कलर टीवी, तो हमारे पास भी कलर टीवी होना चाहिए। क्लियर कर लेना, पड़ोस वाले की कलर टीवी देख के अगर आप डिमांड करते हो तब तक तो ठीक है। कलर बीवी देख के आप सोचो कि हमारे पास भी ब्लैक एंड व्हाइट की जगह कलर आ जाए, तो ऐसी चीज़ें मत करना। ठीक है, जस्ट किडिंग। हम वापस टॉपिक पे आते हैं। आपके फ्रेंड ने कोई नई बाइक खरीदी, उसको देख के आपको लग सकता है मोबाइल, टी शर्ट, शूज़ वगैरह देख के, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट हम उसको बोलते हैं। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस एक तो नेचुरल होता है, जो हमारा इनर होता है। जैसे मुझे खाने में कर्ड नहीं पसंद, नहीं पसंद तो नहीं पसंद, ये इनर है। क्लियर, यानी इंटरनल फैक्टर हो सकता है हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस का। कुछ चीज़ हमको पसंद नहीं आती, कुछ कलर्स हमको पसंद आते ही नहीं है, नहीं आते। वो हमारा जो ये सॉफ्टवेयर अंदर जो है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, वही ऐसा है कि वो उस कलर को डिनाई कर देता है, उस फूड को डिनाई कर देता है। ठीक है। दूसरा, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जो हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे इम्पैक्ट डालते हैं, यानी जिनसे हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस डिसाइड होता है। फैशन, ट्रेंड, डेमोन्स्ट्रेशन। यहां मैं एक वर्ड यूज करूंगा, स्नोब इफेक्ट। कई बार हम
उन चीज़ों की डिमांड नहीं करते जो सबके पास कॉमन होता है, क्योंकि हमको लगता है कि सबके पास जब कॉमन है तो उसमें हमारा टशन कैसे दिखेगा, हमारा स्वैग कैसे दिखेगा। तो हम हमारा स्वैग दिखाने के लिए वो चीज़ खरीदना चाहते हैं जो सबके पास नहीं है। जो सबके पास है, कॉमन है, उसको हम नहीं खरीदना चाहते क्योंकि उसमें स्वैग नहीं दिखेगा। इसे हम कहते हैं स्नोब इफेक्ट। और हम वो खरीदना चाहते हैं जो हमको सोसाइटी में अलग प्रेस्टीज देगा, अलग इमेज देगा, और जिसको देख के सब कहेंगे अरे यार वाह क्या बात है, तूने क्या जोरदार टी शर्ट पहन रखी है, तो और बहुत शानदार लग रहा है यार, ऐसा तो किसी के पास नहीं देखा। ऐसे हमको कमेंट्स मिलेंगे। ऐसी चीज़ हम खरीदना चाहते हैं जिससे हम टेक्निकली कहते हैं वेबलिन इफेक्ट। एक इकोनॉमिस्ट थे वेबलिन नाम के, उन्हीं के नाम पर वेबलिन इफेक्ट वर्ड रखा गया। उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें इंसान सिर्फ दिखावे के लिए खरीदता है, और दिखावा तब हो पाता है जनरली जब वो महंगा हो। तो हम ज़्यादा पैसा देते हैं, उससे हम सोसाइटी में हमारा दिखावा बढ़ा पाते हैं, एक अलग प्रेस्टीज मिलती है हमको, एक अलग इमेज मिलती है। और ऑब्वियसली वो प्रेस्टीज वगैरह जो होती है ना, वो हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस को अफेक्ट करती है। यानी ये हमारा प्रेफरेंस उस तरफ जाता है जहाँ हमको थोड़ा सा प्रेस्टीज मिल रहा होगा, हमको थोड़ा सा एक सोशल डिफरेंट आइडेंटिटी मिल रही होगी। क्लियर है? तो वापस एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। ये जो आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, ये इंटरनल फैक्टर यानी आपके ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर से भी प्रभावित होता है, एक्सटर्नल फैक्टर का भी इस पर इम्पैक्ट आता है। जहाँ टेस्ट एंड प्रेफरेंस आपका पॉजिटिव होगा उसको खरीदना चाहोगे, नहीं होगा तो नहीं खरीदना चाहोगे। टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे एक्सटर्नल फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? फैशन हो सकता है, ट्रेंड हो सकता है, डेमोस्ट्रेशन हो सकता है। हमने इसमें एक वर्ड देखा स्नोब इफेक्ट, जो सबके पास है, कॉमन है, उसको हम प्रेफर नहीं करते कई बार। फिर हमने एक वर्ड देखा वेबलिन इफेक्ट, दोनों भाई भाई हैं, स्नोब और वेबलिन। स्नोब कहता है जो कॉमन है वो नहीं खरीदना चाहते, वेबलिन कहता है कि अनकॉमन खरीदना चाहते हैं। बात एक ही है, कोई खास डिफरेंस नहीं है टेक्निकली, दो अलग अलग लाइन्स मॉड्यूल में लिखी हुई, दैट्स वाई मैं दोनों को अलग अलग समझा रहा हूँ। वेबलिन इफेक्ट क्या कहता है? हम वो चीज़ें खरीदना चाहते हैं जो हमको सोसाइटी में अलग इमेज देगी। तो हमारा प्रेफरेंस कई बार उस तरफ भी चला जाता है जो प्रेस्टिजियस गुड्स होते हैं, जो आर्टिकल ऑफ सोशल डिस्ट्रिक्शन होते हैं, जहाँ हमको थोड़ा सा डिफरेंट वैल्यू मिलने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, अब समझना, अगर नियर फ्यूचर में कुछ चीज़ें चेंज होने वाली है, कुछ हम देखेंगे अभी, तो आपके एग्जिस्टिंग डिमांड पे भी इम्पैक्ट आता है। हम फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में तीन चीज़ों की बात करेंगे, एक तो फ्यूचर इनकम की, एक फ्यूचर सप्लाई की, और एक फ्यूचर प्राइसेस की। तीन चीज़ों की बात करेंगे। अगर फ्यूचर इनकम बढ़ने वाली है, यानी अभी 1 महीने 1.5 महीने बाद आपको अच्छा खासा पैसा मिलने वाला है, तो अभी आप थोड़ा सा ईजी हो जाते हो, अरे पैसा तो आने ही वाला है, क्या है, अब तो है, जो खर्च कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपकी एग्जिस्टिंग डिमांड कंपैरेटिवली बढ़ जाती है। यानी इफ फ्यूचर प्राइजेस फ्यूचर इनकम इज अबाउट टू इंक्रीज, फ्यूचर इनकम बढ़ने वाली है, तो आपकी एग्जिस्टिंग इनकम डिमांड भी बढ़ जाती है, एग्जिस्टिंग डिमांड भी बढ़ जाती है। कभी कभी एक आधा वर्ड आगे पीछे हो जाता है ना यार, हमको समझ में आ रहा है कि अगर फ्यूचर में हमारी इनकम बढ़ने वाली है तो एग्जिस्टिंग डिमांड हमारी बढ़ जाती है। दूसरा हमने देखा फ्यूचर सप्लाई के रिगार्डिंग। तो क्लियर कर ले, अगर नियर फ्यूचर में किसी चीज़ की शॉर्ट सप्लाई होने वाली है, किसी चीज़ की शॉर्ट सप्लाई होने वाली है, आपको लगता है कि यार फैक्ट्रीज बंद हो रही है, कुछ दिनों बाद ये गुड्स मार्केट में मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, आपको शॉर्ट सप्लाई वाला फील आ रहा है, तो आपकी एग्जिस्टिंग डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि कल नहीं मिलेगा ना शायद, तो आज ही स्टोर करके रख लो, नहीं चाहिए तो भी खरीद लो, शायद कल जरूरत पड़ जाए, मिलेगा नहीं कल तो अपने को कल परसों पता नहीं कितना क्या जरूरत पड़ेगा, थोड़ा एक बार स्टॉक करके रख लो, तो हमारी एग्जिस्टिंग डिमांड बढ़ जाती है। और एक है फ्यूचर प्राइसेस। अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, कल महंगा होने वाला है, तो आप क्या करोगे? आज ही खरीद लोगे, भाई कल महंगा होगा ना, तो कल का इंतजार क्यों करें, कल महंगा होगा तो कल का इंतजार क्यों करें, आज ही खरीद के रख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। कुछ गुड्स का आपस में रिलेशन होता है, ऐसा वाला रिलेशन नहीं, गंदा वाला नहीं, अच्छा वाला रिलेशन होता है। यानी कुछ गुड्स का आपस में रिलेशन होता है और उन्हें हम कहते हैं रिलेटेड गुड्स। देखो समझना, जैसे कार और पेट्रोल कार है तो उसमें पेट्रोल का एक रिलेशन होगा। मतलब आप अगर कार में पेट्रोल डालोगे, मतलब उसमें फ्यूल डालोगे, तो ही मज़ा आएगा, तो ही आप उसको आराम से ड्राइव कर पाओगे, दोनों का एक साथ ही यूज़ हो पाएगा। अगर आपके पास फ्यूल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, सिर्फ आप कार को धक्का दो तो मज़ा नहीं आएगा। और अगर आपके पास कार नहीं है, आप पेट्रोल को फ्यूल को डब्बे में लेके घूमो, तो आपकी स्पीड में, मैं कसम से बोल रहा हूँ, कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। यानी ये गुड्स कैसे हैं? ये एक साथ यूज़ होने वाले गुड्स हैं, एक साथ यूज़ हो तो मज़ा आएगा, अलग अलग क्या मज़ा आएगा इसका? जैसे छोले हैं और भटूरे हैं, अब छोले और भटूरे एक साथ हो तो मज़ा आएगा, अलग अलग में क्या मज़ा आएगा? जैसे पाव है, भाजी है, तो पाव और भाजी एक साथ हो तो मज़ा आएगा। यानी मैं सिंपल शब्दों में कहना चाह रहा हूँ कि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनका यूज़ एक साथ होता है और एक साथ यूज़ होने पे ही उनका आनंद आता है। एक तरफ सब्स्टिट्यूट गुड्स भी होते हैं। जैसे आपके घर पे कोई गेस्ट आया, आपने उनसे क्या पूछना है? आपने उनसे ऑब्वियसली पूछना आती है पहले कि सर चाय लेंगे कि कॉफ़ी लेंगे? तो चाय या कॉफ़ी, हम ये थोड़ी कहते हैं कि चाय कॉफ़ी मिक्स करके दे दें, ऑब्वियसली चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे। तो वहाँ पर
तो वहाँ पर चाय और कॉफ़ी ऐसे गुड्स हो गए जो एक दूसरे के प्लेस पे यूज़ हो रहे हैं। कार और पेट्रोल ऐसे गुड्स थे जो एक दूसरे के साथ यूज़ हो रहे थे, और चाय और कॉफ़ी ऐसे जो एक दूसरे के प्लेस पे यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि या तो सामने वाला चाय के लिए बोलेगा या कॉफ़ी के लिए बोलेगा, दोनों में से कोई एक चीज़ की डिमांड होगी। अब समझे, रिलेटेड गुड्स दो तरीके के होते हैं, सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री। जो दो गुड्स एक दूसरे के साथ यूज किए जाते हैं, यूज्ड टुगेदर होते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और जो गुड्स एक दूसरे के प्लेस पर यूज किए जाते हैं उनको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर, वो गुड्स जो एक साथ यूज किए जाते हैं, जैसे इंक पेन और इंक, कार और पेट्रोल एक साथ यूज होते हैं, इनको अपन क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और वो गुड्स जो एक दूसरे के प्लेस पर यूज होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल देखा अभी, टी एंड कॉफी। एक और एग्जांपल हो सकता है कोक एंड पेप्सी। भाई आपको गर्मी लग रही है, आप कहेंगे, आपने कहा भैया कोक, उसने कहा कोक नहीं पेप्सी, तो ठीक है। हालांकि दोनों ही फॉरेन कंपनीज है, जहां तक हो सके हमें अवॉइड करना चाहिए। इट्स बेटर कि हम स्वदेशी प्रोडक्ट को अपनाएं, सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी बनाने की कोशिश करें। मेरा थॉट है, आपको जैसा पसंद आए, ठीक है। यस, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। फॉर एग्जांपल कोक एंड पेप्सी। अगर कोक का प्राइस बढ़ेगा तो कंज्यूमर कहां जाएगा, पेप्सी पर। कोक का प्राइस कम होगा तो कंज्यूमर पेप्सी को छोड़ देगा। यानी अगर कोक महंगा हो गया तो आप क्या करोगे, पेप्सी ले लेंगे, और कोक का प्राइस कम होगा तो पेप्सी नहीं लेंगे, पेप्सी की डिमांड कम हो जाएगी। यानी कोक का प्राइस बढ़ेगा तो पेप्सी की डिमांड बढ़ेगी, कोक का प्राइस घटेगा, पेप्सी की डिमांड घटेगी। रिलेशनशिप इज अ पॉजिटिव। रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर, जो एक साथ यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोल एंड कार। अगर पेट्रोल महंगा होगा तो कार का यूज भी कम हो जाएगा, फिर कार खरीदना चलाना भारी पड़ेगा। एक चीज महंगी होगी, दूसरे का यूज साथ में होना है। एक ही महंगा तो वही नहीं लोगे तो दूसरे का फिर क्या काम। यानी अगर एक का प्राइस बढ़ेगा दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी, एक का प्राइस कम होगा दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। रिलेशनशिप कैसा हो गया, इनवर्स। यानी इंक पेन और इंक में अगर इंक बहुत महंगी हो जाए तो फिर व्यक्ति इंक पेन क्यों खरीदेगा, क्योंकि इंक पेन का यूज तो इंक के साथ ही है। जब इंक ही महंगी होगी तो इंक पेन का परचेस करके भी क्या करेंगे, क्लियर। तो यहाँ रिलेशनशिप कैसा होगा, इनवर्स। वैसे रिलेटेड गुड्स दो ही होते हैं, सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री। कुछ जगह पे एक नाम और हम लिख देते हैं, अनरिलेटेड गुड्स, यानी ऐसे दो गुड्स जिनका कोई रिलेशन नहीं है। जैसे प्राइस ऑफ शूज एंड डिमांड ऑफ चपाती। हालांकि कभी कभी शूज और चपाती दोनों खाने के काम आते हैं, कभी कभी, लेकिन प्रैक्टिकली प्राइस ऑफ शूज एंड डिमांड ऑफ चपाती में कोई कनेक्शन नहीं है। एक का प्राइस बढ़े घटे दूसरे की डिमांड पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जहां कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप। जहां कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता उसे अपन क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप। तो क्लियर कर ले, सब्स्टिट्यूट गुड्स जो एक दूसरे के प्लेस पर यूज होते हैं, रिलेशनशिप वहां पॉजिटिव है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एक दूसरे के साथ यूज होते हैं, रिलेशनशिप नेगेटिव है। और अनरिलेटेड गुड्स में इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप है। कभी कभी सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री में ऐसे दिक्कत आ जाती है, समझ में नहीं आता यार रिलेशन पॉजिटिव था कि नेगेटिव था। तो एग्जांपल लेके सोच लेना, सब्स्टिट्यूट मतलब कौन सा था, कोक और पेप्सी। कोक महंगा होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं पेप्सी पीऊंगा, यानी कोक का प्राइस बढ़ेगा, पेप्सी का डिमांड बढ़ेगा, तो रिलेशनशिप पॉजिटिव है। ऐसा करके याद करने की कोशिश कर सकते हो। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट हमारे पास अदर पॉइंट्स हैं। अदर में छोटे छोटे कुछ 2-3 पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला साइज ऑफ पॉपुलेशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन जितना ज़्यादा होगा, साइज ऑफ पॉपुलेशन जितना ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली डिमांड उतना ज़्यादा होगा। जितने ज़्यादा लोग इकोनॉमी में होंगे, खाने के लिए रोटी तो चाहिएगी, पहनने के लिए कपड़ा तो चाहिएगा। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ डिमांड कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। दूसरा, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कैसी है, बच्चे ज़्यादा हैं कि बूढ़े ज़्यादा हैं कि मेल ज़्यादा है कि फीमेल ज़्यादा, कंपोजिशन कैसा, उस अकॉर्डिंगली डिमांड पे फर्क पड़ता है। अगर बूढ़े लोग ज़्यादा है तो चश्मे की डिमांड ज़्यादा होगी, है ना। बुढ़े लोग ज़्यादा होंगे तो चश्मे की डिमांड ज़्यादा होगी। छोटे बच्चे ज़्यादा होंगे तो खिलौनों की डिमांड ज़्यादा होगी। अगर 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 लड़कियां ज़्यादा होगी तो इस डेयरी मिल्क सिल्क की डिमांड ज़्यादा होगी। लड़के ज़्यादा होंगे तो रबड़ने के लिए, स्कूटियों के पीछे घूमने के लिए, अपने क्रश के चक्कर काटने के लिए पेट्रोल की डिमांड ज़्यादा होगी। यानी कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन का भी डिमांड पे इम्पैक्ट तो आता है। कैसा कंपोजिशन, उस अकॉर्डिंगली डिमांड पे इम्पैक्ट आता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इक्वल है कि अनइक्वल है, उसका भी इंपैक्ट आता है। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वहाँ डिमांड ज़्यादा होती है, अनइक्वल में डिमांड कम होती है। आप समझना, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ, कुछ लोगों के पास बहुत इनकम है, बाकियों के पास कुछ नहीं है। जिनके पास कुछ नहीं है वो वैसे भी डिमांड नहीं कर पाएंगे, और जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो कंपैरेटिवली उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं कर पाएंगे। 12th में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाले टॉपिक में हम लोगों ने एक पढ़ा था साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कीन्स,
कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ता है, खर्चा बढ़ता है, लेकिन प्रोपोर्शन ऑफ कंजम्पशन कम हो जाता है। यानी 10,000 कमाने वाला रहने खाने पीने पे 7,000 खर्च करता है, तो 10 लाख कमाने वाला रहने खाने पीने पे 7 लाख नहीं खर्च करता, वो हार्डली 1 लाख खर्च कर देगा रहने खाने पीने पे। यानी 10,000 कमाने वाला 70% ऑफ इनकम स्पेंड कर रहा था और 10 लाख कमाने वाला सिर्फ 10% ऑफ इनकम स्पेंड कर रहा है। तो जो गरीब है वो वैसे भी खर्चा नहीं कर पाएगा, पैसा ही नहीं है, और जो अमीर है वो उतना ज़्यादा खर्च नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास जो जितनी इनकम है, जितना पैसा है, उसके कंपैरिजन में उसकी डिमांड कम होगी। कंपैरेटिवली उसकी डिमांड थोड़ी क्या होगी, कम होगी। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ किन्स कहता है कि इनकम बहुत ज़्यादा जिसके पास होती है वो सेविंग्स ज़्यादा करता है, खर्च कंपैरेटिवली कम करता है, तो वहाँ ओवरऑल डिमांड कम हो जाएगी। गरीब के पास पैसा नहीं और अमीर कंपैरेटिवली कम डिमांड करेगा। जबकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में सबके पास पैसा बराबर बराबर है, तो सभी बहुत ज़्यादा क्या कर पाएंगे, डिमांड। देखो समझो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इकोनॉमी में हर बंदे की इनकम 50,000 है, तो हर व्यक्ति 25-30 हज़ार रुपये रहने खाने पीने पे डिमांड पे खर्च करेगा। लेकिन अगर मान लो एक इकोनॉमी है जिसमें एक व्यक्ति की इनकम तो 500 रुपये और एक की इनकम 5 लाख है, तो 500 वाले जो लोग हैं उनके पास तो पैसे ही नहीं, तो कहाँ से करेंगे? और 5 लाख वाले कोई अपनी इनकम का 50% 2.5 लाख थोड़ी खर्च कर देंगे भाई। 50,000 वाला तो कर रहा था, 25,000 पर 5 लाख वाला थोड़ी कर पाएगा, वो तो बहुत कम करेगा, कंपैरेटिवली प्रोपोर्शनेटली तो काफ़ी कम करेगा। तो ओवरऑल डिमांड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा होगी, अनइक्वल में कम होगी। मौसम, क्लाइमेट का भी इम्पैक्ट पड़ता है। सर्दियों में हमको हॉट आइटम, ये वाले हॉट आइटम, यार ये कि एनिमेशन वाला बहुत बदमाश है यार, ये वाले नहीं। सर्दियों में हॉट आइटम मतलब गर्म कॉफ़ी हो गई, गर्म चाय हो गई, गर्म कपड़े हो गए, ऐसे हॉट आइटम्स की डिमांड बढ़ती है। और गर्मियों के अंदर कूल आइटम्स की, यानी छाछ, लस्सी, हो सकता है शिकंजी वगैरह, या किसी को कोल्ड ड्रिंक पसंद हो। हालांकि मैं तो वापस मना करूंगा, जहाँ तक हो सके हमें फॉरेन गुड्स को परचेज कम करना चाहिए, जहाँ तक पॉसिबल हो। ठीक है, तो डिमांड, क्लाइमेट का भी इम्पैक्ट आता है। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट का भी इम्पैक्ट आता है। अगर मार्केट में क्रेडिट इजीली अवेलेबल है, कम इंटरेस्ट रेट पर अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली हम लोग लोन लेकर भी चीज़ें खरीद सकते हैं, तो वहाँ डिमांड बढ़ेगा। और अगर क्रेडिट अवेलेबल नहीं है या इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ डिमांड कंपैरेटिवली कम होगा। एक बात क्लियर कर लेना, ये जो क्रेडिट और इंटरेस्ट रेट वाली बात है, इनका इम्पैक्ट ड्यूरेबल गुड्स पे आता है। आप समझो, लोन लेकर कोई व्यक्ति गेहूं नहीं खरीदता, लोन लेकर कोई व्यक्ति फेस पे लगाने के लिए क्रीम नहीं खरीदता, लोन लेकर कोई व्यक्ति शैम्पू नहीं परचेस करता, लोन लेकर क्या खरीदेगा? बाइक खरीदेगा, लोन लेकर घर खरीदेगा, लोन लेकर कार खरीदेगा। यानी जो महंगे ड्यूरेबल आइटम्स होते हैं उनको परचेस किया जाता है। तो क्लियर कर लेना, अगर क्रेडिट अवेलेबिलिटी अच्छी है और इंटरेस्ट रेट कम है, तो ऐसे ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी, और नहीं है तो कंपैरेटिवली डिमांड कम होगी। ये हमारी फर्स्ट क्लास कंप्लीट हुई। सेकंड क्लास में अपन आगे लॉ ऑफ डिमांड वगैरह की बात करेंगे। फर्स्ट क्लास अभी हमारी कंप्लीट होती है। थैंक यू।